अच्छा। स्टार्ट हम इक्विवेलेंस क्लास से लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कुछ हमने पढ़ा था, रिलेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो इक्विवेलेंस क्लास थोड़ी बहुत वैसे हम थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चूंकि ये नंबर थ्योरी के मतलब चैप्टर 1 एक बुक है, उसमें बीएससी की जो बुक है उसका हिस्सा है, तो इसलिए ये बातें थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर रहे हैं। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये इक्विवेलेंस क्लास को हमने सेट थ्योरी में भी सेकंड सेमेस्टर में टच दिया था। तो खैर बहरहाल इसको हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। और सही मानों में अगर अभी आप देखें तो बाकायदा नंबर थ्योरी का आगाज आज हम करेंगे। मतलब पिछला जो हमने पिछले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी एक तरह से नंबर थ्योरी का बाकायदा आगाज नहीं है। मतलब वो बुक में कभी मुझे मौका मिले तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उस बुक में जो चैप्टर 1 है वो एक तरह से बेसिक्स है। चैप्टर 2 से बाकायदा नंबर थ्योरी का आगाज होता है। लेकिन चलिए बहरहाल इक्विवेलेंस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। वो यही है कि अगर हम कोई भी सेट ले लें और उस पर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हम डिफाइन करें, तो उस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो एक्स के साथ किसी रिलेशन में कायम होंगे, या किसी कोई रिलेशन एक तरह से एक्स के साथ बना रहे होंगे। मतलब अगर हम एक्स यहाँ पर ये देखें सी एक्स, अगर ये हमारे पास एलिमेंट है, तो अगर सी एक्स और इक्विवेलेंस क्लास है इस एलिमेंट एक्स की, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो एक्स के साथ कोई रिलेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास में बस हमारे पास एक सेट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक एक इक्विवेलेंस क्लास या एक पॉइंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो यही होती है कि उसमें वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो उस पॉइंट के साथ कोई न कोई रिलेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास एक तरह से उस पॉइंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है। नॉर्मली इसको हम सी एक्स से भी डिनोट करते हैं, या इस क्लोज इंटरवल में एक्स पॉइंट को बंद कर दें इससे भी हम डिनोट करते हैं। और फिर ये न्यूमेरॉसिटी, ये हमारे पास इस तरह है कि दो सेट्स हम ए और बी को हम इक्विन्यूमरस बोलते हैं अगर इनकी कार्डिनलिटी एक जैसी हो। कार्डिनलिटी सेट थ्योरी में आपको बताया था कि एक सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है उसे हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो अगर दो दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद अगर एक जैसी हो तो फिर ऐसे सेट को हम ऐसे दो सेट्स को हम इक्विन्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब जब भी हमारे पास दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होती है तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विन्यूमरस। मतलब एलिमेंट्स बेशक एक जैसे ना हो, लेकिन अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है, एलिमेंट्स चाहे मुख्तलिफ क्यों हों, लेकिन अगर एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है तो फिर ऐसे दो सेट्स को हम इक्विन्यूमरस बोलते हैं। या दूसरे मानों में अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एग्जिस्ट करे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट बी को हम तब हम इक्विन्यूमरस बोलते हैं। मतलब अगर हम दो सेट्स है हमारे पास ए और बी, ये इक्विन्यूमरस कहलाएंगे अगर इनमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करे जिसकी डोमेन ए हो और रेंज उसकी बी हो। और ये एक तरह से इक्विन्यूमरस की दूसरी डेफिनेशन है। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। और फिर एक थ्योरम है, बहुत सिंपल सा है, इक्विन्यूमरसिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये खैर आप देख लें, ये इसको आप ज़रा एक नज़र खुद देख लीजिएगा, आसान है बहुत। मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें वही बात ना कि हर सेट अपने आप के साथ इक्विन्यूमरस होता है, क्योंकि हर मतलब दो एक जैसे सेट्स लें, मतलब सेम सेट्स लें, तो ऑब्वियसली उनमें एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होगी। और चाहे अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ सेट्स हैं वो इक्विन्यूमरस है, ए बी के साथ इक्विन्यूमरस है तो बी भी ए के साथ इक्विन्यूमरस होता है। इसी तरह अगर ए बी के साथ इक्विन्यूमरस, बी सी के साथ इक्विन्यूमरस, तो फिर ए सी के साथ भी इक्विन्यूमरस होता है। तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है। अब हम आते हैं बाकायदा नंबर थ्योरी का आगाज करते हैं। जो हमारे पास बाकायदा नंबर थ्योरी है उसका हम एक तरह से आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं जरा एक मिनट इस स्क्रीन को जरा जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो बाकायदा हम एक नंबर नंबर थ्योरी का आगाज कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनिशन आती है वो डिवाइजर की आती है, या फैक्टर या मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर की। देखें, अगर हम कोई भी दो इंटीजर ए और बी ले लें, तो फिर हम कहते हैं कि बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय ए, या ए बी को डिवाइड करता है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। देखें, इस तरह से है ना कि अगर हम ये कहते हैं कि ए बी को डिवाइड करता है या बी ए पर डिवाइड होता है, तो ये तभी मुमकिन होता है नंबर थ्योरी में अगर हमारे पास एक दूसरा इंटीजर सी एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि बी जो है वो बराबर हो ए और सी के प्रोडक्ट के। इसको मैं आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। जिस तरह देखें, हम बोलते हैं
कि 2 6 को डिवाइड करता है, मतलब 6 2 पर डिवाइड होता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है? हम सारे बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो लेकिन जब हम कहते हैं कि 2 6 पर डिवाइड होता है, ये 6 2 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास फिर नंबर थ्योरी की क्या डेफिनिशन सैटिस्फाई होगी? नंबर थ्योरी की डेफिनिशन फिर ये कहती है, जब हम ये डिवाइज़र की जो डेफिनिशन हम पढ़ रहे हैं कि 2 6 को डिवाइड करता है, तो नंबर थ्योरी ये बोलता है कि हमारे पास एक इंटीजर 3 एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब 3 एक्सिस्ट कर रहा है, 3 बिलॉन्ग्स टू इंटीजर, यहाँ तक कि 6 जो बराबर है वो 2 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब जब हमने कहा कि 2 6 को डिवाइड करता है या 6 2 पर डिवाइड कर होता है, तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर 3 एक्सिस्ट करता है, यहाँ तक कि 6 जो है वो 2 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है ना? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हम ये 2 बाय 6 लिख रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली 2 बाय 6 नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि 2 6 को डिवाइड करता है या 6 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो नंबर थ्योरी में उसे हम ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है ना? इट डज़न्ट मीन्स कि 2/6, ठीक है? जो नॉर्मली तो हम इसको 2/6 बोलते होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे 2/6 नहीं बोलेंगे, बल्कि 2 डिवाइड 6 बोलेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको कोई और जिस तरह 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो नंबर थ्योरी की डेफिनिशन क्या कहती है कि हमारे पास एक इंटीजर मतलब 4 बिलॉन्ग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, मतलब 4 जो है वो बिलॉन्ग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि 12 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 4 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? एक तरह से डिवाइज़र की ये डेफिनिशन है हमारे पास। तो अगर जनरली बस डिफाइन करना है, तो जनरली इस तरह डिफाइन करेंगे कि ए बी को डिवाइड करेगा, अगर हमारे पास इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। मतलब अगर ए और बी दोनों इंटीजर, और मैंने अच्छा ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नंबर थ्योरी में बात सिर्फ इंटीजर्स की होगी, मतलब डेसिमल नंबर्स की नंबर थ्योरी में बात नहीं होती। नंबर थ्योरी में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो अगर इंटीजर बी को डिवाइड करता है, तो मतलब यही है कि हमारे पास इंटीजर सी एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि बी जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास डिवाइजर की डेफिनेशन है। ठीक है? इस केस में हम ए को क्या बोलते हैं? डिवाइज़र बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं बी का, और बी को हम ए का मल्टीपल बोलते हैं। मतलब अगर ए बी को डिवाइड करे, तो फिर ए को हम डिवाइज़र बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं बी का, और बी को हम मल्टीपल बोलते हैं ए का, ठीक है? और अगर ए बी को डिवाइड करे, तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, और अगर ए बी को डिवाइड ना करे, फिर हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा जी। अ, हमारे पास अब एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी यूज़फुल थ्योरम है। वो आगे बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स में ये आपको काम आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज़ होगा। तो देखें, वो थ्योरम ये कहता है, अगर आप चलें पहले 3 इंटीजर ले लें ए, बी और सी, तो सबसे पहले तो आप ये साबित करें कि ए 0 को डिवाइड करता है, ठीक है? मतलब 0 ए पर डिवाइड होता है। इट डज़न्ट मीन्स कि मतलब 0 मतलब ए को डिवाइड करता है, क्योंकि 0 a को डिवाइड करता है, इट मीन्स a डिवाइड बाय 0, और a डिवाइड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। बल्कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि a 0 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 0 a पर डिवाइड होता है। तो देखें, उम, आप ये इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप साबित करें। मतलब ठीक है, हमें पता है कि 0 जो है वो a पर डिवाइड होता है, मतलब हमें मालूम है कि 0 डिवाइडेड बाय a, 0 को हम किसी भी इंटीजर से, मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। 0 को जब भी आप किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो 0 ही आएगा हमारे पास, ठीक है ना? लेकिन इस बात को आप नंबर थ्योरी की डेफिनिशन से कैसे साबित करेंगे? तो एक्चुअली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप इस बात को नंबर थ्योरी की डेफिनिशन से साबित करें, मतलब ये जो डेफिनिशन यहाँ पर साइड पर लिखी हुई है, इससे साबित करें। तो देखें, अगर आपसे पूछे कि ए 0 को कैसे डिवाइड करता है, तो डेफिनिशन के मुताबिक फिर हमारे पास इंटीजर 0 ही एग्ज़िस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि 0 जो है वो ए और 0 के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है? ए तो बज़ाते खुद ए ही है, और बी हमारे पास 0 है। तो जब हम कह रहे हैं कि ए 0 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर सी भी हमारे पास 0 है। मतलब ए अगर 0 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास इंटीजर c इक्वल टू 0 एग्ज़िस्ट करता है, यहाँ तक कि 0 जो है वो a और 0 के प्रोडक्ट के बराबर है।
मतलब ये डेफिनिशन जो है वो डिवाइज़र की नंबर थ्योरी में सैटिस्फाई हो रही है। तो इसी बुनियाद पर हम बोल सकते हैं कि ए 0 को डिवाइड करता है, ठीक है? इसी तरह आपसे कहा जाए कि 1 ए को डिवाइड करता है, तो 1 ए को डिवाइड करता है मतलब यहाँ पर एक तरह से ए जो है वो 1 है और बी ए के बराबर है। तो 1 जब ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ए भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो 1 जब ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है नंबर थ्योरी से इस तरह सैटिस्फाई होता है कि हमारे पास इंटीजर ए ही एक्सिस्ट करता है मतलब सी जो है वो ए के बराबर है मतलब सी ए के बराबर है तो इंटीजर सी इक्वल टू ए ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि ए जो है वो 1 और ए के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है ना? ऑब्वियस बात है कि ए जो है वो 1 और ए के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ये डेफिनिशन दोबारा से सैटिस्फाई हो रही है। इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो ए को डिवाइड करता है। इसी तरह -1 भी ए को डिवाइड करता है। वो कैसे? वो इस तरह कि -1 अगर ए को डिवाइड करता है तो इस कानून के मुताबिक कि हमारे पास इंटीजर माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा है डेफिनिशन के मुताबिक यहाँ तक कि -1 और -a का प्रोडक्ट वो +a के बराबर है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो बहुत बेसिक था। अब चौथी प्रॉपर्टी आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ए बी के बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है मतलब ए बी को डिवाइड करते हैं और बी ए को एट अ टाइम मतलब ये ए और बी दोनों एक दूसरे को एट अ टाइम डिवाइड करते हैं। ए और बी दोनों एक दूसरे को एट अ टाइम डिवाइड करते हैं। तो नंबर थ्योरी के मुताबिक ये तभी मुमकिन होगा अगर ए और बी के साइन्स क्या हो या तो एक जैसे हों या अपोजिट हो। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू प्लस माइनस बी इसका यही मतलब है कि ए और बी के या तो साइन्स एक जैसे होंगे मतलब दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों के साइन्स क्या होंगे अपोजिट होंगे मतलब या दोनों माइनस माइनस होंगे मतलब साइन्स दोनों के एक जैसे होंगे या दोनों अपोजिट साइन्स के होंगे ठीक है ना ये जो हमने ए इक्वल टू प्लस माइनस बी लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि दोनों या तो एक जैसे साइन्स के होंगे या अपोजिट साइन्स के होंगे तो देखें हम हमें गिवन क्या है कि ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है हमने साबित ये करना है कि ए बराबर है प्लस माइनस बी के तो हम गिवन पहले ये है कि ए डिवाइड करते हैं बी को डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर C1 एग्जिस्ट करके यहाँ तक कि बी जो है वो ए और C1 के प्रोडक्ट के बराबर है। इसी तरह बी ए को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर C2 एग्जिस्ट करेगा यहाँ तक कि ए जो है वो बी और C2 के प्रोडक्ट के बराबर है। साबित हमने ये करना है कि ए बराबर है प्लस माइनस बी के। अच्छा इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और दूसरी को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और इक्वेशन 1 को 2 पर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा b डिवाइड बाय a इज इक्वल टू AC1 डिवाइड बाय BC2 ऐसा कर लें कि टाइप ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें मतलब इस तरह कर लें कि b को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह a को भी बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें मतलब इंटीजर a और इंटीजर b दोनों को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 ठीक है इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 से हमें क्या गिवन है कि इक्वेशन 1 से हमारे पास है कि b बराबर है AC1 के। तो इसको इक्वेशन 3 में आप पुट कर दें। इक्वेशन 3 में b की वैल्यू आप क्या कर लें, पुट कर दें मतलब इक्वेशन 3 में आप इक्वेशन 1 को पुट कर दें। तो ये b की वैल्यू जब आप AC1 इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा AC1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इक्वल टू C1 बाय C2। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे तो अब हमारे पास और C1 का स्क्वायर C1 के साथ कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बराबर आ रहा है C1 इक्वल टू C2 के ठीक है मतलब C1 बराबर आ रहा है 1/C2 के ठीक है ना मतलब क्या हुआ अब देखें C1 बराबर आ रहा है 1/C मतलब एक तरह से C2 के तो इसका मतलब ये है एक तरह से कि 1/C2 हमारे पास 1/C2 हमारे पास क्या है एक तरफ से कुछ डेसिमल में आएगा यहाँ पर हमने डेसिमल्स को अवॉइड करना है हमने यहाँ पर इंटीजर्स को लाना है दूसरी बात ये कि इससे ये जब हमारे पास देखें इस बात को जरा गौर से सुने कि हमारे पास जो ये बात आई है कि C1 बराबर है C1 बराबर है 1/C2 के इसका ये भी मतलब है कि C1 और C2 एक दूसरे के इनवर्स हैं मतलब ये है कि 2 जो है वो एक तरह से 2 जो है अगर 1/2 का इनवर्स है, तो अब देखें जब 2 1/2 का इनवर्स है तो 2 तो 1/2 के बराबर नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर जो है एक तरह से बात क्या आ रही है कि C1 और ये C2 जो है ये एक तरह से एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं मतलब C1 और 1/C2 ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं या इससे भी चले सादा अल्फाज में। इससे सादा अल्फाज में मैं आपको इस तरह बताता हूँ, यहाँ पर जब आप C2 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे C2 को जब आप बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो
ये क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 इक्वल टू 1 आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है ना? तो देखें, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो हमने ये कहा है कि C1 इक्वल टू 1 बाय C2, तो C2 को जब हमने बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई किया, तो C1 C2 का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है? अब ये मुमकिन कब होता है आप मुझे बताएँ? कि जब हम कहते हैं कि 2 इंटीजर्स को या 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 1 कब आता है? उससे 1 हमारे पास 3 केसेस में आ सकता है। मतलब याद रखें, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपको ये बोला जाए कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हों। ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहले केस में तो ये तब हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि ए और बी दोनों 1 के बराबर हों। तीसरा केस क्या है कि ए और बी दोनों -1 के बराबर हो। मतलब जब 2 इंटीजर या 2 इंटीजर की भी, मैं इंटीजर से हटकर बात करता हूँ। ये कहता हूँ कि जब ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास 1 के बराबर आ गया, तो 3 बातें होंगी। पहली बात तो ये कि ए और बी एक-दूसरे के इनवर्स हों। दूसरी बात ये कि ए और बी दोनों 1 के बराबर हों। तीसरी बात ये कि ए और बी दोनों -1 के बराबर हों। पहली बात का क्या मतलब है? दूसरी और तीसरी बात तो ऑब्वियस है। लेकिन इस तीसरी बात का क्या मतलब कि देखें, जिस तरह 2 और 1/2 इनका प्रोडक्ट क्या है 1 के बराबर है, क्योंकि 2 और 1/2 क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक हो गया ना? तो इसी तरह 3 और 1/3 ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है। लेकिन ये वाली बात, ये जो बात यहाँ, ये इसको मैं बोल्ड भी चलें कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये वाली बोल्ड जो जो मैंने कर दी है, ये बात नंबर थ्योरी में मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर ये जो है 2 तो अब इंटीजर है, लेकिन 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, 1/2 0.5 के बराबर है। 1/2 एक डेसिमल नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन 1/2 हमारे पास इंटीजर नहीं है हमारे पास। मतलब ये है कि अगर हम ये हमें जो ये बताया गया कि C1 और C2 का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इस ये बोल्ड कंडीशन के मुताबिक इसका ये मतलब होगा कि C1 या C2 इन दोनों में से कोई एक जो है वो डेसिमल में है, रियल नंबर नहीं है। मतलब इस बोल्ड, ये जो बात मैंने बोल्ड की हुई है, इस बोल्ड बात के मुताबिक C1 और C2 इन दोनों में से कोई एक जो है वो डेसिमल में है, वो इंटीजर नहीं है, और ये बात नामुमकिन है नंबर थ्योरी में। इसलिए कि हमने ऊपर क्या कहा, डेफिनिशन ने हमें बताया हुआ है कि C1 और C2 दोनों इंटीजर्स हैं। C1 और C2 दोनों इंटीजर्स हैं। और अगर हम डेफिनिशन में हमें ये बताया कि C1 और C2 दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि C1 और C2, इस बोल्ड कंडीशन के मुताबिक C1 और C2 में से कोई एक जो है वो डेसिमल में हो सकता है। लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि C1 और C2 दोनों इंटीजर्स हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ नंबर थ्योरी में फिर 2 बातें, यही 2 बातें मुमकिन होंगी। या तो दोनों 1 के बराबर हैं या दोनों -1 के बराबर हैं। ठीक है ना? मतलब क्या है कि C1 और C2 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट, किसी भी आसान अल्फाज में 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट नंबर थ्योरी में तभी 1 के बराबर हो सकता है अगर वो दोनों इंटीजर्स जो हैं, या तो वो +1 के बराबर हो या -1 के बराबर हो। मतलब ये है कि वो रेसिप्रोकल वाली बात नंबर थ्योरी में या सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं चल सकती। ठीक है? तो इसलिए जब भी आपको ये कहा जाए कि 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों इंटीजर या तो +1 के बराबर है या -1 के बराबर है। तो अब इससे हमारे पास ये आ गया कि C1 और C2 दोनों ही +-1 के बराबर हैं। तो आप ऐसा करें कि इस C1 की वैल्यू को ऐसा कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। C1 की वैल्यू +-1 के बराबर है ना, तो इसको पुट कर लें, तो B बराबर है A इंटू C1 के। इक्वेशन 1 को ज़रा देख लीजिएगा आप, मैं अभी ऊपर नहीं जाता, तो इक्वेशन 1 को देख लीजिएगा। B बराबर है A C1 के। C1 की वैल्यू पुट कर लें, +-1, तो ये B बराबर आ रहा है +-A के, या ए बराबर आ रहा है प्लस माइनस बी के, बी बराबर आ रहा है प्लस माइनस ए के, या ए बराबर आ रहा है प्लस माइनस बी के, एक ही बात है। तो ये बात हमने साबित कर ली। मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों इंटीजर्स दोनों एक दूसरे को एट अ टाइम डिवाइड करते हैं, तो तभी मुमकिन है अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हों, और या तो सेम साइंस में हो और या अपोजिट साइंस में हो हमारे पास। ठीक है जी? अच्छा, फिर ये पांचवी कंडीशन, पांचवी प्रॉपर्टी,
साबित ये करें कि अगर ए या टाइप ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी डिवाइड करता है। ये बात आप सेट ऑफ इंटीजर्स में मतलब नंबर थ्योरी में भी इस डेफिनिशन के मुताबिक साबित करें। तो देखिए अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हमारे पास डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर पी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि बी जो है वो ए इंटू पी के बराबर है। और इसी तरह बी सी को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर क्यू एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि सी जो है वो बी और क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है। सी जो है वो बी और क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है? तो देखें जब हमें गिवन है कि सी जो है वो बी और क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है और बी की वैल्यू क्या है? एपी है। तो बी की वैल्यू एपी जो है वो यहाँ पुट कर दें, सी इक्वल टू बी क्यू में पुट कर दें। जब आपने पुट कर दिया तो सी बराबर आ रहा है एपी इंटू क्यू के। ज़रा पी और क्यू का ग्रुप बना लें और ए को अपनी जगह कंसीडर कर लें। तो देखें पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो इंटीजर और इंटीजर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है? इंटीजर ही आता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक इंटीजर पी क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि सी जो है वो ए और पी क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ये हुआ कि ए सी को डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो डेफिनिशन है उसके मुताबिक इंटीजर पी क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि सी जो है वो ए और पी क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है हमारे पास। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास होल्ड होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए सी को डिवाइड करता है। इसी तरह अगर आपको ये गिवन है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड करता है, ये आपको साबित करें। सी क्या है? एक और इंटीजर है। तो जब ए बी को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर क्यों एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एक और बात ये भी बहुत जरूरी याद रखें, ये जो डेफिनिशन मैंने आपको ये बात लिखवाई है, डेफिनिशन देयर मतलब बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय इंटीजर ए इज नॉन जीरो। ये तो बात ऑब्वियस होगी क्योंकि जब बी डिवाइड होगा ए पर तो ए का तो नॉन जीरो होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सी का भी नॉन जीरो होना जरूरी होगा, मतलब एक तरफ से सिवाय कुछ केसेस के हमारे पास जनरली सी का भी नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, फर्ज करें यहाँ पर अगर ये इंटीजर सी जो है वो जीरो के बराबर हो, या फर्ज करें चलिए ये क्यू जीरो के बराबर है, तो मतलब बी जो है वो ए इंटू जीरो के बराबर है, मतलब बी जीरो के बराबर है। और ऊपर हमने अज्यूम किया हुआ है कि बी जो है वो हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर है। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब मेजॉरिटी केसेस में जो हम ये बोलते होते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, उस इंटीजर सी को मेजॉरिटी केसेस में नॉन जीरो होना चाहिए, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के। एक्सेप्शनल केसेस कौन से? जिस तरह यहाँ पर ये पहली कंडीशन या पहली जो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी, यहाँ पर जो ये इंटीजर सी है वो जीरो के बराबर था। तो ये याद रखें कि इंटीजर सी जो है वो मेजॉरिटी केसेस में नॉन जीरो होगा सिवाय कुछ केसेस के, ठीक है? तो जब ए बी को जब ए बी को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर क्यू एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि बी ए क्यू के प्रोडक्ट के बराबर है। इन दोनों साइड्स को आप क्या कर लें? सी पर डिवाइड कर लें, तो बी सी बराबर आ रहा है ए क्यू सी के, ठीक है? मतलब क्यू भी इंटीजर है और सी भी इंटीजर है, तो क्यू और सी का प्रोडक्ट इंटीजर होगा। मतलब हमारे पास एक इंटीजर क्यू सी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि बी और सी का प्रोडक्ट वो ए और क्यू सी के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा है क्योंकि बीसी जो है वो ए और इंटीजर क्यूसी के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब उस डेफिनिशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ए जो है वो बीसी को भी डिवाइड करता है हमारे पास। इसी तरह अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर ए सी भी बीसी को डिवाइड करेगा, ठीक है? तो अब अगर ए बी को डिवाइड करता है तो इंटीजर क्यू है हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि बी जो है वो ए क्यू के बराबर है। बी दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कर लें तो बीसी हमारे पास ए सी क्यू के बराबर आ रहा है, ठीक है ना? मतलब हमारे पास एक इंटीजर क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि बीसी जो है वो ए सी और क्यू के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। मतलब एसी जो है वो बीसी को डिवाइड करता है क्योंकि हमारे पास इंटीजर क्यू एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि बीसी जो है वो एसी और क्यू के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी? अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एक और बात ये है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर ए सी को भी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास अगर एक्स और वाई दो और इंटीजर्स हैं तो फिर ए जो है वो बी एक्स और सी वाई के सम को भी डिवाइड करेगा। कैसे? आप देख लें, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर K1 एग्जिस्ट करेगी, यहाँ तक कि B जो है वो A और K1 के प्रोडक्ट के बराबर है। K1 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। A C को डिवाइड करता है तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर K2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि C जो है वो A और K2 के प्रोडक्ट के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें
और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें x से, तो bx बराबर आ रहा है a k1 into x। एक्स को ज़रा ए के साथ लिख लें क्योंकि इंटीजर्स हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास कोई मसला नहीं बनेगा क्योंकि रियल नंबर है, मतलब इंटीजर्स है हमारे पास। तो बी एक्स जो है वो ए एक्स इंटू टू के वन के प्रोडक्ट के बराबर है, या बी एक्स जो है वो ए इंटू के वन एक्स इसके प्रोडक्ट, इस तरह ग्रुपिंग कर दें। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप y से मल्टीप्लाई कर लें तो cy a k 2y के बराबर आ रहा है। मतलब cy जो है वो a into k 2y इस प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। ऐसा कर लें, ये जो bx बराबर आया a into k1x के प्रोडक्ट के, और cy आया है a into k2y के प्रोडक्ट के। इसको पहली इस इक्वेशन को आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन डबल स्टार का नाम दे दें और दोनों को ऐड कर लें। तो ये हमारे पास आएगा bx प्लस cy इज इक्वल टू a इंटू k1x प्लस k2y। k1 भी इंटीजर है और x भी इंटीजर है, तो k1 और x का प्रोडक्ट भी इंटीजर, k2 भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो k2y का प्रोडक्ट भी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स के सम भी हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटीजर ही आता है हमारे पास। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक इंटीजर k1x प्लस k2y एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि bx प्लस cy वो a और k1x प्लस k2y के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब a जो है वो bx प्लस cy को डिवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास इंटीजर क्या एग्जिस्ट करता है, इंटीजर k1x प्लस k2y एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि bx प्लस cy वो a इंटू k1x प्लस k2y के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है? तो इसी तरह आप देखें, मतलब a bx प्लस cy को डिवाइड करता है, तो इससे आप जनरली भी आप कह सकते हैं, मतलब तो अगर आपने थोड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा हो, तो अगर हमारे पास ये bi मतलब b1 b2 bm इंटीजर्स हैं और x1 x2 xm ये भी इंटीजर्स हैं, तो अगर a b1 को भी डिवाइड करता है, b2 को भी डिवाइड करता है और bm को भी डिवाइड करता है, तो a b1 x1 b2 x2 और bm xm इन सब के सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये बात ऑब्वियस है, इसको खैर आप एक नज़र देख लें, बेशक आप इसको प्रूफ का हिस्सा ना बनाएँ, क्योंकि बस ये हमने प्रूव कर लिया तो बस दैट्स इनफ। ठीक है? इसको वैसे ही एक नज़र दे दें, ये जनरली बस ये हम एक बात कह सकते हैं, ठीक है? इसको समझना भी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया जी? और बस ये लास्ट ये है कि अगर a दो इंटीजर्स b1 और b2 के सम को डिवाइड करता है और a b1 को डिवाइड करता है, तो a b2 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर गिवन ये है कि a b1 और b2 के सम को डिवाइड करता है और a b1 को डिवाइड करता है। तो जब b1 और b2 के सम को डिवाइड करता है, तो इन डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर c एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि b1 प्लस b2 a c1 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह a b1 को डिवाइड करता है, तो डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर c2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि b1 जो है वो a c2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है? तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का, और 1 को 2 से माइनस कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा b1 प्लस b2 माइनस b1 इक्वल टू ac1 माइनस ac2। तो b1 b1 आपस में कैंसल और b2 हमारे पास आ रहा है a इंटू c1 माइनस c2। ठीक है? अब देखें, c1 और c2 यहाँ पर हमने दो मुख्तलिफ इंटीजर्स कंसिडर किए हैं। c1 और c2 हमने दो मुख्तलिफ इंटीजर कंसिडर किए हैं, तो इनका डिफरेंस भी हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन हम इसे अज़्यूम करते हैं कि इनका डिफरेंस नॉन ज़ीरो है। तो जब नॉन ज़ीरो है, तो फिर ऑब्वियसली जब इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर, ये इंटीजर ही होता है ना हमारे पास। जब आप इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इंटीजर ही आता है हमारे पास। तो हमारे पास मतलब एक इंटीजर c1 माइनस c2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि b2 जो है वो a और c1 माइनस c2 के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब a जो है वो b2 को डिवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा इंटीजर c1 माइनस c2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि b2 जो है वो a और c1 माइनस c2 के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है? तो a b2 को डिवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।